मिल करीब करीब पूरी जल चुकी है, लेकिन उस मिल को फिर से खड़ा होना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिशें इसके लिए लगा दी हैं। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उससे मिल मालिकों की कोई विशेष हानि नहीं है। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए और जी तोड़कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अब अपना बस चलते ऐसा कोई काम करना नहीं चाहते जिससे उनकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी कम छुट्टी दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। सर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे रहते हैं। गुड़कियाँ, गालियाँ, यहाँ तक डंडों की मार भी उनमें ग्लानि नहीं पैदा करती। और अब पुराने मजदूरों के लिए इसके सिवा कोई मार्ग नहीं रह गया है कि वह इसी घटी हुई मजूरी पर काम करने आए और खन्ना साहब की खुशामद करें। पंडित ओंकार नाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। उन्हें वे केवल अकेले दुकेले पाए तो शायद उनकी बुरी गत बनाए, पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते हैं। चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद करने लगते हैं। मिर्जा खुर्शीद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्जा जी इन बेचारों का कष्ट और उनके निवारण का अपने पास कोई उपाय न देखकर दिल से चाहते हैं कि सब के सब बहाल हो जाएं। मगर इसके साथ नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासुओं से यही कह दिया करते हैं कि जैसी इच्छा हो वैसा करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि वह मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पुराने आदमी नयों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगाकर भी पुराने आदमियों के बराबर काम ना कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने के अभ्यस्त थे और खूब मंजे हुए। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने ज़माने के लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी की तेज चलने वाली पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए तब खन्ना उन्हें बहाल करने पर राजी हुए, मगर नए आदमी इससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे। और अब डायरेक्टरों के सामने यह सवाल आया कि वह पुरानों को बहाल करें या नयों को रहने दें। डायरेक्टरों के आधे तो नए आदमियों का वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे। आधों की यह धारणा था कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपए ज़्यादा खर्च होंगे, मगर काम उससे ज़्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतलियाँ थे। निश्चय खन्ना ही के हाथों में था और वह अपने मित्रों से नहीं, शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी की सलाह ली। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की आशा रखता है, तब से दंपत्ति में फिर स्नेह जाग उठा था। स्नेह मत कहो, मगर साहचर्य तो था ही। आपस में वह जलन और अशांति न थी। बीच की दीवार टूट गई थी। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए मरीजों को देखने चली जाती थी। मरीजों के साथ उसके व्यवहार में मृदुता आ गई थी। हाँ, अभी तक वह शौक श्रृंगार से अपना मन न हटा सकती थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तनों से भी कहीं ज़्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभी दोनों देहातियों की ओर चले जाते थे और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर उनके झोपड़ों में रात काटकर और उन्हीं का सब भोजन करके अपने मन को धन्य समझते थे। एक दिन वे सेमरी पहुंच गए और घूमते घूमते बेलारी जा निकले। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था कि मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है? याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष यज्ञ की लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर कुर्सियाँ लाने चला। मेहता ने कहा, कुर्सियों का कोई काम नहीं, हम लोग किसी खाट पर बैठ जाते हैं। यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हतबुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों की क्या खातिरदारी करें, बड़े बड़े आदमी हैं,
उनकी खातिर करने लायक उसके पास है ही क्या। आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लेते आओ। लाओ, मगर घर में हो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया। तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे निरखने, मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हों। सिल्लो बच्चों के लिए काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कतूहल बस छिटक गई। मालती ने आकर उसके बच्चों को गोद में लिया और प्यार करती हुई बोली, कितने दिनों का है? सिल्लो को ठीक मालूम न था। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा। क्यों री? सिल्लो ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लो ने गर्व से फूलकर कहा, आप ही का तो है, तो मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गईं और मालती को होरी के घर में ले गईं। यह मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें न मिलता। मालती ने देखा, खाट बिछी है और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांगे आई थी। मालती जाकर बैठी। संतान रक्षा और शिशु पालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रहीं। धनिया ने कहा, यहाँ यह सब सफाई और संयम कैसे होगा सरकार? भोजन तक का ठिकाना तो नहीं है। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। दुलारी सहुआइन ने पूछा, यह सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम है सरकार? आपका तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है? सभी स्त्रियां मुंह फेरकर मुस्कुराए। धनिया बोली, भला यह भी छिपा रहता है मिस साहब, मुंह देखते ही पता चल सकता है। मालती ने झेपते हुए कहा, इसलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती? सब ने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सिलिया मालती के पांव दबाने लगी। सरकार कितनी दूर से आई है, थक गई होंगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चे लाएं तो मैं उन्हें देखकर आपको बताऊँ कि आप इन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकती हैं। ज़रा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थी, उनकी आंख में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे। इसका कारण था माता पिता को भोजन अच्छा न मिलना। मालती को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता था। घी के तो सालों दर्शन नहीं होते। मालती को यहाँ भी उन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसा भी सभी गाँव में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता था। क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा ना सको? यह 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है। क्यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समझकर उसे केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते हैं कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सूदखोर महाजनों के पंजे से बचाएं? उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उनकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मरज भी बढ़ता जाता है। आपस में इतना बेमनस था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहते होंगे। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थपरता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही। उनकी श्रद्धा देख देख उसके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हो रही थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज वह रेशमी कपड़े, जिन पर जरी का काम था, वह गंध से महकता हुआ शरीर और वह पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसने गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो गला घोंट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपनी दृष्टि में नीच लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी बातें जानना चाहती थी। समय की गति ज़्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीब जीवन को सार्थक कर रही हैं, उसमें क्या वह एक दिन भी रह सकती है? जिनमें अहंकार का नाम नहीं, दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए कि अपना अस्तित्व ही नहीं रखा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो यह सुसुप्तावस्था ही अच्छी। पुरुष निर्दयी है, माना,
लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करता? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरे हुए थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे और पछता रहे थे, मिर्जाजी को क्यों ना साथ ले लिया, नहीं उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग कैसे निर्दयी हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट और सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वह यही भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। यथार्थता किसी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गंवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वह इस सत्य से आंखें मिलाने का साहस न कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज़्यादा और देवता कम होते तो ये ना ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों ना आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आए, उसके सामने सर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई। संध्या हो गई थी। जो लोग अब तक खेतों में काम कर रहे थे वे भी दौड़े चले आ गए थे। उसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ इस तरह तल्लीन होकर एक बच्चे को गोद लिए देखा मानो वह भी उन्हीं में से एक है। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब कोई संदेह न था, मगर अभी तक उसके हृदय में मालती के प्रति एक उत्कृष्ट भावना जागृत न हुई थी, जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उसका स्वागत किया था। इसमें प्रेम का भाव न था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझते कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरे तो मेहता उसकी इस कृपा का अस्वीकार न कर सकते थे। इसके साथ ही वे मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वह जानते थे मालती जब तक आगे अपना पाँव न जमा लेगी वह पिछला पाँव न उठाएगी। वह जानते थे मालती के साथ छल करके वह अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं। इसके लिए उनकी आत्मा बराबर उन्हें धिक्कारती रहती थी, मगर ज्यों ज्यों वह मालती को निकट से देखते उनके मन में आकर्षण बढ़ता जाता था। रूप का आकर्षण तो उन पर कोई असर न कर सकता था, यह गुण का आकर्षण था। वह जानते थे जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं केवल एक बंधन में बंध जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप की आसक्ति मात्र है, जिसका कोई टिकाव नहीं। मगर इसके पहले यह निश्चित तो कर लेना ही था कि जो पत्थर साहचर्य के खराद पर चढ़ेगा उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थर खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। इतने दिनों में मालती ने उनके हृदय में भिन्न भिन्न भागों में अपनी रश्मियां डाली थी, पर अभी तक भी केंद्रित होकर उस ज्वाला के रूप में न फूट पड़ी थी जिससे उनका सारा अंतस्तल प्रज्वलित हो जाता। आज मालती ने ग्रामीणों में मिलकर और सारे भेदभाव को मिटाकर इन रश्मियों को मानो केंद्रित कर दिया। और आज पहली बार मेहता को मालती से एकात्मता का अनुभव हुआ। जो ही मालती गांव का चक्कर लगाकर लौटी, उन्होंने उसे साथ लेकर नदी की ओर प्रस्थान किया। रात यहीं काटने का निश्चय हो गया। मालती का कलेजा आज ना जाने क्यों धक धक करने लगा। मेहता के मुख पर आज उसे एक विचित्र ज्योति और इच्छा झलकती हुई नजर आई। नदी के किनारे चांदी का फर्श बिछा हुआ था और नदी रत्न जड़ित आभूषण पहने मीठे स्वरों में गाती चांद और तारों की ओर सिर झुकाए नदी में सोते वृक्षों को अपना नृत्य दिखा रही थी। मालती ने कहा, पानी में खड़े हो, कहीं ठंड ना लग जाए। मेहता ने पानी उछालकर कहा, मेरा तो जी चाहता है नदी के उस पार तैरकर चला जाऊं। नहीं नहीं, पानी से निकल आओ, मैं ना जाने दूंगी।
तो मेरे साथ न चलोगी उस सूनी बस्ती में जहाँ स्वप्नों का राज्य है? मुझे तो तैरना नहीं आता। अच्छा आओ एक नाव बनाएं और उस पर बैठकर चलें। वह बाहर निकल आए। आसपास बड़ी दूर तक झाऊ का जंगल खड़ा था। मेहता ने जेब से चाकू निकाला और बहुत सी टहनियाँ काटकर जमा दी। कगार पर सरपत के जूट खड़े थे। ऊपर चढ़कर सरपत का एक गट्टा काट लाए और वहीं बालू के फर्श पर बैठकर सरपत की रस्सी बटने लगे। ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वप्नारोहण की तैयारी कर रहे हैं। कई बार उंगलियां चिर गईं, खून निकला। मालती बिगड़ रही थी, बार बार गांव लौटकर चलने के लिए आग्रह कर रही थी, पर उन्हें कोई परवाह न थी। उन्हीं बालकों का सा उल्लास था। वही हठ, दर्शन और विज्ञान सब इस प्रवाह में बह गए थे। रस्सी तैयार हो गई। झाऊ का बड़ा सा तख्त बन गया। टहनियाँ दोनों सिरों पर रस्सी से जोड़ दी गई। उसके छिद्रों में झाऊ की टहनियाँ भर दी गईं, जिससे पानी ऊपर न आए। नौका तैयार हो गई थी। रात और भी स्वप्निल हो गई थी। मेहता ने नौका को पानी में डालकर मालती का हाथ पकड़कर कहा, आओ बैठो। मालती ने सशंक होकर कहा, 2 आदमियों का बोझ संभाल लेगी? मेहता ने दार्शनिक मुस्कान के साथ कहा, जिस तरी पर बैठे हम लोग जीवन यात्रा कर रहे हैं वह तो इससे कहीं निस्तार है। मालती, क्या डर रही हो? अब तक मैंने बगैर किसी की सहायता के बाधाओं को जीता है, अब तो तुम्हारे संग हूँ। दोनों इस झाऊ के तख्ते पर बैठे और मेहता ने झाऊ के एक डंडे से ही उसे खेना शुरू किया। तख्ता डगमगाता हुआ पानी में चला। मालती ने मन को इस तख्ते से हटाने के लिए पूछा, तुम तो हमेशा शहरों में रहे, गांव के जीवन का तुम्हें कैसे अभ्यास हो गया? मैं तो ऐसा तख्त कभी ना बना सकती। मेहता ने उसे अनुरक्त नेत्रों से देखकर कहा, शायद यह मेरे पिछले जन्म का संस्कार है। प्रकृति से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति छा जाती है। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो। यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता, संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं। जैसे अपने आप को पा जाता हूँ, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाएं। तख्ता डगमगाता, कभी तिरछा, कभी सीधा, कभी चक्कर खाता हुआ चला जा रहा था। सहसा मालती ने कातर कंठ से पूछा, और मैं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आती? मेहता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आती हो, बार बार आती हो, सुगंध के एक झोंके की तरह, कल्पना की एक छाया की तरह, और फिर अदृश्य हो जाती हो। दौड़ता हूँ कि तुम्हें प्रकाश में बांध लूँ, पर हाथ खुले रह जाते हैं और तुम गायब हो जाती हो। मालती ने उन्माद की दशा में कहा, लेकिन तुमने इसका कारण भी सोचा, समझना चाहा? हाँ मालती, बहुत सोचा, बार बार सोचा। तो क्या मालूम हुआ? यही कि मैं जिस आधार का जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूँ वह अस्थिर है। यह कोई विशाल भवन नहीं है, केवल एक छोटी सी शांत कुटिया है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई स्थिर आधार चाहिए। मालती ने अपना हाथ छुड़ाकर जैसे मान करते हुए कहा, यह झूठा आक्षेप है। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी है। अगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे हमेशा दूर भागते रहे, नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और चंचल बनाता, स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया है तो तुम आज मुझ पर आक्षेप ना रखते। मेहता ने मालती के मान का आनंद उठाते हुए कहा, तुमने मेरी परीक्षा कभी नहीं की, सच कहती हो? कभी नहीं। तो तुम गलती की, मैं इसकी परवाह नहीं करती। भावुकता में ना आओ मालती, प्रेम देने के लिए सबसे पहले हम परीक्षा करते हैं, और तुमने की, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही की हो। मैं आज तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि मैंने तुम्हें उसी तरह देखा जैसे रोज ही हजारों देवियों को देखता रहता हूँ, केवल विनोद के भाव से। अगर मैं गलती नहीं करता तो तुमने भी मुझे मनोरंजन के लिए एक नया खिलौना समझा। मालती ने टोका, गलत कहते हो, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मेहता बात काटकर बोले, फिर वही भावुकता। मुझे ऐसे महत्व के विषय में भावुकता पसंद नहीं। अगर तुमने पहले ही दिन से मुझे इस कृपा के योग्य समझा, इसका यही कारण हो सकता है कि मैं
रूप भरने में तुमसे कुशल हूँ, वरना जहाँ तक मैंने नारियों का स्वभाव देखा है, प्रेम के विषय में काफ़ी छानबीन करती हैं। पहले भी तो स्वयंवर से पुरुषों की परीक्षा होती थी। वह मनोवृत्ति अब भी मौजूद है, चाहे उसका रूप अदल बदल गया हो। मैंने तब से बराबर यही कोशिश की है कि अपने को संपूर्ण रूप से तुम्हारे सामने रख दूं और तुम्हारे साथ ही तुम्हारी आत्मा तक भी पहुंच जाऊं, और मैं जीव जो तुम्हारे अंतर स्तर की गहराई में उतरता हूं, मुझे रत्न में मिले। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुम्हारे भीतर क्या पाया मुझे मालूम नहीं। मालती ने कांपते स्वर में कहा, क्या अभी तुम्हें यह पूछने की जरूरत बाकी है? हाँ, इसलिए कि मैं आज तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जो शायद अभी तक तुमने नहीं देखा और जिससे मैंने भी छिपाया है। अच्छा, मान लो मैं तुमसे विवाह करके कल तुमसे बेवफाई करूं, तो क्या तुम मुझे क्या सजा दोगी? मालती ने उसकी ओर चकित होकर देखा। इसका आशय उसकी समझ में न आया। ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? मेरे लिए यह बड़े महत्व की बात है। मैं इसकी संभावना नहीं समझती। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। बड़े से बड़ा महात्मा भी एक क्षण में पतित हो सकता है। मैं उसका कारण खोजूंगी और उसे दूर करूंगी। मान लो मेरी आदत ना छूटे, फिर मैं नहीं कह सकती क्या करूंगी। शायद विष खाकर सो रहूं। लेकिन यदि तुम मुझसे यही प्रश्न करो तो मैं उसका दूसरा जवाब दूंगा। मालती ने सशंक होकर पूछा, बतलाओ। मेहता ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं पहले तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा, फिर अपना। मालती ने जोर से कहा मारा और सिर से पांव तक सिर उठी। उसकी हंसी केवल उसके सिरहन को छिपाने का आवरण थी। मेहता ने पूछा, तुम हंसी क्यों? इसलिए कि तुम ऐसे हिंसावादी कहीं नहीं जान पड़ते। नहीं मालती, इस विषय में मैं पूरा पशु हूँ। मैं उस पर लज्जित होने का कोई कारण नहीं देखता। आध्यात्मिक प्रेम और त्यागमय प्रेम और निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आदमी अपने को मिटाकर केवल प्रेमिका के लिए जीता है, उसके आनंद से आनंदित होता है और उसके चरणों पर अपनी आत्मा समर्पण कर देता है, मेरे लिए निरर्थक शब्द हैं। मैंने पुस्तकों में ऐसी प्रेम कथाएं पढ़ी हैं जहां प्रेमी ने प्रेमिका के नए प्रेमियों के लिए अपनी जान दे दी है, मगर उस भावना को मैं श्रद्धा कह सकता हूँ, सेवा कह सकता हूँ, प्रेम कभी नहीं। मालती ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। वह उठकर खड़ी हो गई और तेजी से नदी की तरफ चली, मानो उसने अपना खोया हुआ मार्ग पा लिया हो। ऐसी स्फूर्ति का उसे कभी अनुभव न हुआ। उसने स्वतंत्र जीवन में भी अपने में एक दुर्बलता पाई थी जो उसे सदैव आंदोलित करती रहती थी, सदैव अस्थिर रखती थी। उसका मन जैसे कोई आश्रय खोजा करता था जिसके बल पर वह टिके संसार का सामना कर सके। अपने में उसे यह शक्ति न मिलती थी। बुद्धि और चरित्र की शक्ति देखकर वह उसकी ओर लालायित होकर जाती थी। पानी की भांति हर एक पात्र का रूप धारण कर लेती थी। उसका अपना कोई रूप न था। उसकी मनोवृत्ति अभी तक किसी परीक्षार्थी छात्र की सी थी। छात्र को पुस्तकों से प्रेम हो सकता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना है, ज्ञानार्जन उसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तकों की ओर आंख खोलकर भी ना देखे। मालती जो कुछ करती थी मेहता को प्रसन्न करने के लिए। उसका मतलब था मेहता का प्रेम और विश्वास प्राप्त करना, उसके मनोराज्य की रानी बन जाना। लेकिन उसी छात्र की तरह अपनी योग्यता का विश्वास जमाकर लियाकत आ जाने से परीक्षक आप उससे संतुष्ट हो जाएगा, इतना धैर्य उसे ना था। आज मेहता ने उसे ठुकराकर उसकी आत्मशक्ति को जगा दिया। मेहता को जब से उसने पहली बार देखा था, तभी से उसका मन उसकी ओर झुका था। उसे वह अपने परिचितों में सबसे सामर्थ्य जान पड़े। उनके परिकृष्ट जीवन में बुद्धि की प्रखरता और विचारों की दृढ़ता ही सबसे ऊंची वस्तु थी। मेहता के बुद्धि बल और तेजस्विता ने उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी और तब से वह अपना संस्कार करती चली जाती थी। जिस प्रेरक शक्ति की उसे ज़रूरत थी वह मिल गई थी और अज्ञात रूप से उसे गति और शक्ति दे रही थी। जीवन का नया आदर्श जो उसके सामने आ गया था, वह अपने को उसके समीप पहुंचाने की चेष्टा करती हुई और सफलता का अनुभव करती हुई उस दिन की कल्पना कर रही थी जब वह और मेहता एकात्मक हो जाएंगे, और यह कल्पना उसे और दृढ़ और निष्ठ बना रही थी।
मगर आज जब मेहता ने उसकी आशाओं को द्वार तक लाकर प्रेम का वह आदर्श उसके सामने रखा, जिसमें प्रेम को आत्मा और समर्पण के क्षेत्र में गिराकर भौतिक धरातल तक पहुंचा दिया गया था, जहाँ संदेह और ईर्ष्या और भोग का राज्य है, तब उसकी परिकृष्ट बुद्धि आहत हो उठी और मेहता से जो उसे श्रद्धा थी उसे एक धक्का सा लगा, मानो कोई शिष्य अपने गुरु को कोई नीच कर्म करते देख ले। उसने देखा मेहता की बुद्धि प्रखरता प्रेमत्व की पशुता की ओर खींचे लिए जाती है और उसके देवत्व की ओर से आंखें बंद कर किए जाती है, और यह देखकर उसका दिल बैठ गया। मेहता ने कुछ लज्जित होकर कहा, आओ कुछ देर और बैठो। मालती बोली, नहीं, अब लौटना चाहिए, देर हो रही है।